सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे डिफाइंड रेस्पिरेशन एंड राइट इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड द टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। तो इससे रिलेटेड हमने पहले देख लिया। अब हम देख रहे थे डिस्निया क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर डिस्निया कंडीशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कंप्लीटली प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस किस किस वे के अंदर हो रहा है इसी को हम देखते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन है क्या, एक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ द सेल बॉडी ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर रिलीज द एनर्जी, इट इज द रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होके वो एटीपी का फॉर्म कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। या फिर जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इसके साथ साथ में ही वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये क्या करेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है इसके साथ में बाइंड करेगा और ये फॉर्म करता है, पहले 38 ADP फॉर्म करता है और उसके बाद में जो ADP है वो यहाँ पे ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये क्या होती है अपनी बॉडी के लिए एनर्जी, एनर्जी फॉर्म होती है। लेकिन इसके साथ साथ में ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी फॉर्म होगी, लेकिन इसके साथ साथ में क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पर, मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। 6 मॉलिक्यूल हैं वाटर के रिलीज हो रहे हैं। अब जो हमने ग्लूकोज लिया था, ये कहाँ से लिया था हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया है हमने फूड से। जो ही हम मील रहते हैं तो मील से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर जाके अब्जॉर्प्शन होता है, जिसका एक अलग अलग प्रोसेस होगा जीआई ट्रैक्ट में। पहले माउथ के अंदर जाएगा, उसके बाद में स्टमक के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, इंटेस्टाइन में होगा और लास्ट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर वो जो ग्लूकोज है वो उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वही ग्लूकोज है सेल के पास में जाने के बाद में जो हम इनहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो सेल में जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है दोनों सेल्स में जाते हैं। सेल में जाने के बाद में वहां पर ऑक्सीडेशन होता फूड का, और ऑक्सीडेशन होने में तो क्या रिलीज होगा यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड दी वाटर रिलीज होगा। इसके साथ साथ में ही एनर्जी रिलीज होता है जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी में हम यूटिलाइज करते हैं। ये जो डेली लिविंग एक्टिविटी है उसमें हम एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन यहीं पर ये जो ग्लूकोज होता है ये एक अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग सर्कुलेशन में रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो पूछा था आगे रेस्पिरेशन की टाइप पूछा था, उसमें ही अलग अलग होता है। जैसे जिसमें आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में इंटरनल रेस्पिरेशन एंड दी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन या फिर गैसेस का एक्सचेंज इन बिटवीन द ब्लड एंड दी लंग एल्वोलाई। ब्लड और लंग एल्वोलाई के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेशन जाता है इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे हार्ट है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, सुपीरियर वेना के बाद और इंफीरियर वेना के बाद से ही हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ पर, इन दी लंग्स। दैट मीन्स ये लंग्स में जा रहा है। अब इसके अंदर ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब लंग्स के अंदर जाके लंग्स के अंदर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्वोलाई। एल्वोलाई के अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है
एल्वोलाई, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। और गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, गैसेस जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव आउट कर जाती है थ्रू दी सेमी परमिबल लेयर। अब सेमी परमिबल लेयर क्या होती है, यहाँ पर जो एल्वोलाई है, इसकी जो एल्वोलाई होती है ये, और यहाँ पर एल्वोलाई के सराउंडिंग के अंदर अ वेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी प्रेजेंट होता है। जो क्या होता है, कैपिलरी होती है वो सिंगल लेयर एंडोथेलियम से फॉर्म्ड होती है, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे परमिबिलिटी को मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा। गैसेस का डिफ्यूजन होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स के अंदर रह जाएगी, और लंग्स में रहते हुए फिर वहां से वो हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सहेल कर देंगे, और जो हमने O2 लिया था, ऑक्सीजन हम जो इनहेल किया था, वो अंदर आएगी, और आने के बाद में वहां से एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूज होके वो ब्लड के साथ में जाके वही ब्लड से है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके किस में आ जाएगा, लेफ्ट साइड के हार्ट में आके वहां से वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद में यहाँ पे इससे ऑक्सीजन जाएगी, उसके साथ साथ में जो हमने मिल लिया है वहाँ से ग्लूकोज जाएगा, सेल्स के पास में जाएगा, सेल्स में होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के बाद में वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, इससे फॉर्म हो जाएगी एटीपी जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी। इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हमने देखा था इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, दो होती हैं जिसको अपन बोलते हैं एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग। इनहेलेशन दैट मीन्स हम एयर को इनहेल करेंगे, और एक्सहेलेशन दैट मीन्स हम एयर को एक्सहेल करेंगे। ड्यूरिंग विच एयर एंटर द लंग फ्रॉम द एटमोसफियर। इनहेलेशन का मतलब इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, यानी एटमोसफियर से हम एयर है उसको इंस्पायर कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेशन। और एटमोसफियर में हम लंग से वापस एयरवे ट्रैक्ट से हम वापस बाहर की साइड में गैसेस को छोड़ रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब दे यहाँ पे नॉर्मल, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन। अब नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर इंस्पायरेशन होता है, वो तो होता है एक्टिव प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और वहीं पर जो एक्सपायरेशन होती है वो मोस्टली पैसिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग दी इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन है उस टाइम पर डायफ्राम मसल है कैसे फंक्शन करती है, उसके बाद में हम देखेंगे एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कैसे फंक्शन करेंगे। तो ड्यूरिंग दी एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के अंदर डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स रहेगा। दैट मीन्स डायफ्राम रिलैक्स है तो वो डोम शेप्ड में है, और ये इसकी लेवल कहाँ पर रहेगी, 8 थोरेसिक वर्टिब्रा तक रहेगी। 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, जैसे वर्टिबल कॉलम है यहाँ पर ये 8 थोरेसिक वर्टिब्रा तक रहेगा डायफ्राम के अंदर। और द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ द 8th थोरेसिक वर्टिब्रा। अब यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम के अंदर सेंट्रल टेंडन होते हैं, उसका लेवल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एट द लेवल ऑफ द 8th थोरेसिक वर्टिब्रा में, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज द थोरेसिक प्रेशर, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जो ही बढ़ेगा तो जो एयर है हम उसको बाहर की साइड में एक्सपायरेट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन आता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो वापस डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम है वो डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर, डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली तो, लेकिन जो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी को बढ़ाना होता है। तो अगर थोरेसिक कैविटी को बढ़ाएंगे तो डायफ्राम क्या करेगा, लोअर साइड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर लोअर साइड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो यहाँ पर जैसे सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट था, अब उसका लेवल नीचे हो जाएगा, और उसका लेवल कहाँ पर रहेगा, 9th थोरेसिक वर्टिब्रा तक। The diaphragm contract, its muscles fibers shorten and central tendon it pull down to the level of the 9th thoracic vertebra। जो डायफ्राम है वो 9th thoracic vertebra तक आ जाएगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग दी thoracic cavity, जो thoracic cavity है उसका प्रेशर कम होगा लेकिन thoracic cavity है वो बढ़ेगी।
थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तभी तो प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से बाहर से एयर है वो अंदर की साइड में चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा था हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाती हैं गैसेस। कोई भी हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का मैटर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही मूव करता है। तो हायर प्रेशर बाहर की साइड में तो है और लोअर प्रेशर थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो वो एयर है वो अंदर की साइड में चली जाएगी। डिक्रीज द थोरेसिक कैविटी प्रेशर, और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर अंदर की साइड में चली जाएगी। देन हम देखते हैं ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होगा, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स। सॉरी, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन के टाइम पे, यानी इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायरेट कर रहे हैं, तो डायफ्राम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके साथ साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो बाहर की साइड में और अप साइड के अंदर आएगी। जैसे बाहर की साइड में और अप साइड के अंदर आ गई, अगर बाहर की साइड और अप साइड के अंदर आएगी तो डेफिनेटली थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ेगी और हम इंस्पायरेट कर पाएंगे। एक्सपेंड द थोरेसिक कैविटी एंड विसरल प्लूरा आउटवर्ड टू, जिसकी वजह से जो विसरल प्लूरा होता है, प्लूरल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, पैराइटल प्लूरा एंड दी विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या होता है, लंग की लाइनिंग होती है, लंग की लाइनिंग, तो वो बाहर की साइड में आउटवर्ड स्ट्रेच करेगी। अगर आउटवर्ड स्ट्रेच कर रही है दैट मीन्स ये क्या कोज कर रही है, थोरेसिक कैविटी है उसको बढ़ा रही है। अगर थोरेसिक कैविटी बढ़ा रही है और उसका प्रेशर कम हो रहा है तो जो बाहर की एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्टिव, ये प्रोसेस इंस्पायरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। सो नीड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर डायफ्राम एंड दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और इनकी वजह से ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उस कंडीशन से, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। द नेगेटिव प्रोसेस क्रिएट इन द थोरेसिक कैविटी एड वीनस रिटर्न टू द हार्ट रेस्पिरेटरी पंप, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन होने के बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप किया जाएगा इन दी में लेफ्ट साइड की हार्ट के अंदर। देन इंस्पायरेशन लास्ट अप टू 2 सेकेंड्स। अब इंस्पायरेशन कितने टाइम का होता है, 2 सेकेंड्स तक, यानी हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं तो हम कितने टाइम तक कर रहे हैं, 2 सेकेंड्स तक। देन सेकेंड वन आता है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम वो कैसे कोज करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम ये दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। अगर यहाँ पे एक्सपायरेशन होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएंगे, और अगर इंस्पायरेशन है तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है, इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द रिब केज इज डाउनवर्ड एंड द इनवर्ड्स। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो क्या कोई पहले तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड थी इंस्पायरेशन में, और वापस एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, डाउनवर्ड एंड द इनवर्ड्स, वापस डाउनवर्ड एंड दी इनवर्ड्स वापस आएंगी। अगर इनवर्ड्स वापस आएंगी तो थोड़ी सी कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ेगा। वहीं पे जो डायफ्राम तो पहले डाउनवर्ड में मूव किया था अब वो वापस अपनी प्री पोजिशन में आ जाएगा। उस कंडीशंस के अंदर अगर वो रिलैक्सेशन कंडीशन में आ गया है, वापस अपनी सेम पोजीशन में आ गया है, तो उस कंडीशंस में थोड़ी सी कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ेगा। थोड़ी सी कैविटी कम हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा और हम यहाँ पर एक्सपायरेट कर पाएंगे। Air expelled from the respiratory tract. The lungs still contain some air to prevent the completely collapse of the alveoli. अब lungs के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ द एयर है वहाँ पे बची रहती है, जिसकी वजह से लंग्स को completely कोलेप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन वो लगभग कितनी होती है, 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होती है। एक्सपायरेशन प्रोसेस का टाइमिंग कितना होता है, 3 सेकेंड्स का। वहीं पे इंस्पायरेशन का कितना होता है, 2 सेकेंड्स का। तो ये हुआ अपना रेस्पिरेटरी प्रोसेस।
नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन में यहाँ पे दो टाइप का रेस्पिरेशन होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? इन बिटवीन द लंग्स एंड द लंग एल्वोलाई एंड द ब्लड। ब्लड और लंग्स एल्वोलाई के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और वहीं पर वही ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। Exchange of respiratory gases between the lung alveoli and the blood is called the external respiration. External respiration take place between the lungs and the atmosphere. It is called the mechanical force and is process the energy utilize. आप देखो external respiration है, उसके अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों की दोनों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड दी डायफ्राम, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हो जाती है और एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी यूटिलाइज होती है तो दैट मीन्स ये एक्टिव प्रोसेस है। सेकेंड वन आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू या फिर सेल्स। ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि वहीं पर जाके ग्लूकोज होता है वहीं पे जाता है और वहाँ जाके वो एटीपी के अंदर स्टोर्ड हो जाता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इट ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी एक केमिकल एनर्जी है वो फॉर्म होगी। दिस प्रोसेस इज द एनर्जी सिंथेसाइज। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एनर्जी सिंथेसाइज होगी, जैसे C6H12O6 ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, और यहाँ पर फॉर्म होगी 38 ATP। लास्ट में वेस्ट कंपोनेंट के अंदर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के ये रिलीज हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है इंटरनल रेस्पिरेशन में। वहीं पर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन आता है मेक अ डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले तो क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है एंड एनालिसिस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एनालिसिस करना है, दैट मीन्स बताना है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं। या फिर हम इसके अंदर अलग अलग देखते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन फॉर्म कर, कंडक्टिव जोन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी जोन कौन सा होता है। और लास्ट के अंदर पूछा गया है एंड राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स विथ द डायग्राम। जो लंग है उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। अगर फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट वन तो आता है कंडक्टिंग जोन, जो क्या करता है? एक एयरवे ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है। एयरवे ट्रैक्ट यानी जो एक ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, उसके लिए एक ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होता है? नोज से, उसके बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स तक। ये तो आता है कंडक्टिंग जोन्स के अंदर। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देयर फंक्शंस इज टू फिल्टर वार्म एंड मॉइस्टन एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग्स। उसके बाद में जो ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे और इस फंक्शंस के आधार पे हम अलग अलग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे फर्स्ट वन आता है कंडक्टिंग जोन एंड सेकेंड वन आता है रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन का मतलब वो जो एरिया जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जिसके अंदर अलग अलग आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन आता है एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर सेक, एल्वोलाई एंड दी जहाँ पर ब्लड है और गैस ब्लड और एल्वोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड दी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होगा, जैसे स्टार्टिंग के अंदर नोज, देन फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के भी यहाँ पर 3 होता है, जैसे नाजोफेरिंग्स, सेकेंड आता है ओरोफेरिंग्स और थर्ड वन आता है लैरिंजोफेरिंग्स।
लैरिंजोफेरिंग्स। और थर्ड वन पे आती है अपनी यहाँ पर लैरिंग्स। लैरिंग्स, तो ये जो पार्ट है ये तो आएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। और लैरिंग्स के जस्ट नीचे से, जैसे हमने अभी भी देखा था, क्रिकोइड कार्टिलेज है, उस वो जो आगे जाके ट्रेकिया के अपर बॉर्डर से है वो फॉर्म्ड होती है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे ट्रेकिया से लेके लंग्स के अंदर एल्वोलर सेक्स है, एल्वोलाई है, वहाँ तक कंटिन्यूसली होता है, वो आता है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम यहाँ पर दो अलग अलग, जैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे कंडक्टिंग जोन है रेस्पिरेटरी जोन में किया, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमने अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड दी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डिवाइड किया। देन हाथ हम देखते हैं मसल ऑफ द ब्रीथिंग। Expansion and relaxation of the chest during the breathing process occur as a result of the muscular activity, जिसमें आता है voluntary and the involuntary activity। मसल्स और एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग दी ब्रीथिंग टाइम पे, उसमें क्या होता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती हैं जो मसल्स की वजह से होती हैं। अब ये मसल्स होती हैं यहाँ पर दो टाइप की मसल्स, डायफ्राम एंड दी इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमने पहले भी देखा है इंटरकोस्टल मसल्स। फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती हैं जो 11 पेयर होती हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इन बिटवीन दी 12 पेयर ऑफ द रिब्स। देन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अब लंग्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो लंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले हमने लंग्स के अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स में ट्रेकिया के बाद में क्या स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई। ट्रेकिया के बाद में स्टार्ट होता है ब्रोंकाई। जैसे लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें राइट साइड की लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई है, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई है। और जहां से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं कैरिना। उसके बाद में जो ब्रोंकाई है आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड दी टर्सरी ब्रोंकाई है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई ये हो गई, उसके जस्ट बाद में इसके जो फर्दर ब्रांचेज हैं उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। जैसे ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई की फिर फर्दर डिविजन आ रही है, उसको अपन बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई या फिर रेस्पिरेटरी टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोंकाई है वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड दी टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद में हम देखते हैं लंग्स के सराउंडिंग के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा। प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं प्लूरा, 2 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट आउटर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी लाइनिंग को कोज करता है। और सेकेंड लेयर आती है उसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा, वो क्या करता है, जो लंग होती है इसकी लाइनिंग को फॉर्म कर रहा है। और ये दोनों क्या होता है, सीरस मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होती हैं। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली फ्लूइड फील्ड रहता है, उसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो लंग्स कोलैप्स एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होता है, उस टाइम पर यहाँ पर दोनों लेयर के बीच में रबिंग होने से, फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है, जो जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और उसके बाद में जो लास्ट के अंदर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जैसे ये वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है आगे जाके आगे की साइड में जाके ये किस में हो जाता है, एल्वोलर डक्ट। आगे जाके फिर डिविजन हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं एल्वोलर डक्ट, मतलब वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसके जस्ट आगे एल्वोलाई टच में रहती है उसको अपन बोलते हैं एल्वोलर डक्ट। एल्वोलर डक्ट है, और एल्वोलर डक्ट के आगे की साइड में एल्वोलाई, यहाँ पर एल्वोलाई है वो अटैच रहती हैं, ये है एल्वोलाई अटैच रहती हैं। और एल्वोलाई है उसके जो मिडल वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं एंट्रम। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं सैक। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है सराउंडिंग के अंदर, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के लिए ये वाला एरिया होता है सरफेस एरिया। देन आता है देयर आर द 2 लंग्स lying on each side of the midline in the thoracic cavity। thoracic cavity के मिड लाइन के अंदर दोनों साइड में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लंग्स
लंग एंड द लेफ्ट लंग। अब ये जो लंग है इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन पार्ट आता है बेस एरिया। अब बेस एरिया वो होता है जो ब्रॉड एरिया होता है, ब्रॉड एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं बेस एरिया। और जो अपसाइड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, नैरो एरिया कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं अपेक्स एरिया। तो ये वाला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे अपेक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट को अपन बोलेंगे ब्रॉड पार्ट है। ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है एंड जो बेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। इसके साथ साथ में ये जो मिडल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं मीडियल सरफेस। और वहीं पे जो सराउंडिंग के अंदर ये वाला जो प्रेजेंट होता है इसको अपन बोलते हैं कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस ये वाला पोर्शन पार्ट है उसको अपन बोलेंगे कोस्टल सरफेस। दिस इज द कोस्टल सरफेस। Then the apex is a rounded rise into the root of the neck and it is lying close to the first rib and the blood vessels and the nerves। अब ये क्या होता है, जैसे ट्रेकिया के नियर बाई अपना जो नेक होता है उसके नियर थोड़ा से जस्ट नीचे होता है, एक राउंडेड शेप के अंदर होता है एंड इज लाइज क्लोज टू द फर्स्ट रिब। और ये जो फर्स्ट रिब होती है उसके साथ में क्लोज रहता है एंड ब्लड वेसल्स एंड दी नर्व्स इनके नियर बाई रहता है। बेस एरिया है तब वो कॉनकेव होता है एंड सिमिलर इन शेप एंड लाई इन दी अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी रिब केज प्रेजेंट होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिब केज प्रेजेंट होती है उनके बीच में, यहाँ जो बीच में स्पेस होता है उनमें प्रेजेंट होती हैं मसल्स जिसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। Then आता the coastal surface is convex and lie directly against the coastal cartilage, the ribs and the intercostal muscles। अब हमने देखा था जो कोस्टल सरफेस है ये किसके अगेंस्ट है, जस्ट यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स एंड दी इंटर रिब केज है वहाँ पर। द मिडल सरफेस इज कॉनकेव, जो मीडियम सरफेस है वहाँ पे कॉनकेव एंड हैज ए रफली ट्रायंगुलर एरिया, एक रफली ट्रायंगुलर एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं हाइलम। और हाइलम भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ से लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स है वो एंड ब्रोंकाई ये एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं, उन सब को अपन इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हाइलम। और ये हाइलम की लोकेशन कहाँ होती है, 5th to 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके अंदर इनका लेवल होता है 5th to 7th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अब हाइलम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, क्या क्या अंदर जाती है, फर्स्ट वन आती है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंड आती है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है HbCO2 यानी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन होती हैं वो यहाँ पे HbO2 ब्लड लेके आती हैं, किसके अंदर लेके जाएंगी, हार्ट के अंदर। और ये हार्ट से लेके आ रही है ब्लड लंग्स के अंदर। देन ब्रोंकियल आर्टरी एंड दी वेन, जो क्या होता है थोरेसिक आउटा की ब्रांच होती है जो अपने लंग्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, वो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, वो आती है ब्रोंकियल आर्टरी। और वहाँ से वीनस ब्लड वापस लेके आ रही है वो आती है यहाँ पर वेन, जो ब्रोंकियल वेन, जो हेमिजाइगोस वेन एंड एजाइगोस वेन आगे जाके कन्वर्ट होगी सुपीरियर वेना के वाके साथ में जुड़ जाती है। और नेक्स्ट वन आती है इसके अंदर जो नर्व्स होती है वो अंदर जाएंगी, जिसमें इंटरकोस्टल नर्व एंड दी फ्रेनिक नर्व है वो अंदर की साइड में जाती हैं, सर्वाइकल गैंग्लियाज है वो भी अंदर की साइड में जाते हैं जो यहाँ पे सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को करते हैं। एंड लास्ट वन आता है लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक फ्लूइड को अंदर लेके जाते हैं। तो जो ये सारे के सारे कंटेंट कहाँ पे जाते हैं, हाइलम से, जो हाइलम वाला पार्ट है वहां से अंदर की साइड में लेके जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, एक क्लोज सैक होता है जिसके अंदर दो यहाँ पर सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो इनर सरफेस होती है लंग की लाइनिंग होती है, लंग्स की लाइनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। और जो चेस्ट केविटी की लाइनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। देन प्लूरल केविटी, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल केविटी। और प्लूरल केविटी के अंदर एयर फ्री स्पेस होता है, वहाँ पे एयर नहीं होता है, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड रहता है, उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये दोनों लेयर को, प्लूरल जो
पैराइटल प्लूरा और दो विसरल प्लूरा है, उन दोनों को सेपरेट करके रखता है। इसके साथ साथ में ही ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन आता है इंटीरियर ऑफ द लंग्स। ये तो हमने देखा बाहर की साइड में लंग्स। अब इंटीरियर के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में एल्वोलाई, एल्वोलाई है उसके सराउंडिंग के अंदर ए वेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। The lungs are composed of the bronchi and smaller air passages, alveoli, connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels and the nerves. अब pulmonary blood supply and the respiratory pump. अब यहाँ पे pulmonary blood supply होता है और respiratory pump होता है। pulmonary blood supply that means pulmonary artery है, वो blood को लेके आती है lungs के अंदर, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सपायरेट कर देंगे और वहीं पे जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसके साथ में वो ब्लड के साथ में कंबाइंड होकर वापस वो रेस्पिरेटरी पंप के थ्रू किस में चल जाएगी? इन दी लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर। दी पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर लेके जाता है। अब वहाँ पे जैसे हम ये देखते हैं, ये ब्लू कलर की है पल्मोनरी आर्टरी है, ये हार्ट से ब्लड लेके आती है, हार्ट से ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर? लंग्स के अंदर। लंग्स में आने के बाद में यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर लिया? ये यहाँ पे एक छोटा छोटा नेटवर्क दिख रहा है, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म कर लिया, कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करिए, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा क्योंकि कैपिलरी के बाद में वापस क्या, जैसे आर्टरी है कैपिलरी और उसके बाद में क्या आ जाएगी यहाँ पर? वेन। क्योंकि कैपिलरी का काम क्या होता है? आर्टरी और वेन है, इन दोनों को कम्युनिकेट के भी करने का काम होता है। तो यहाँ पे वेस्ट नेटवर्क होगा। अब गैसेस का एक्सचेंज होगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड कौन सा होता है? HbCO2 ब्लड होता है, जिसकी वजह से ये CO2 है उसके अंदर तो डाल देगा और वहाँ से वापस ये एक्सपायरेशन कर देगा। एक्सपायरेशन कर देगा। वहीं पर यहाँ से फिर उसके बाद में जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही है इधर की साइड में, ये बन जाती है, ये है वेन, और ये वेन कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी वेन है। और ये ब्लड कहाँ पे लेके जाएगी? हार्ट में लेके जाएगी और हार्ट से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड लेके जाएगी, जिसकी वजह से अपनी बॉडी की सेल्स तक पहुंचेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो जाएगी। दी पल्मोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू डेंस कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द एल्वोलल, अराउंड द वॉल ऑफ द एल्वोलाई। ये जो वॉल ऑफ द एल्वोलाई है उसके सराउंडिंग के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म हो रखा है, जो पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी, और वहां पर होगा गैसेस का एक्सचेंज। The wall of the alveoli and capillary are single layered flattened epithelial tissue. अब जो wall of the capillary and alveoli है वो किससे formed होती है? single layered of the endothelium भी बोल सकते हैं, और हम बोलेंगे यहाँ पर flattened epithelial cells. flattened epithelial cells से formed होती हैं और हम इसको बोलते हैं endothelium. Endothelium. The exchange of gases between the air in the alveoli and blood in the capillary cross the respiratory membrane. अब यहाँ पर प्रेजेंट है जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर मेम्ब्रेन है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की साइड में चल जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर वेन के थ्रू होते हुए हार्ट के अंदर चली जाएगी। पल्मोनरी कैपिलरी जॉइन अप एंड फॉर्म द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी कैपिलरी है ये वाली, फिर वो पल्मोनरी वेन को फॉर्म कर लेंगी एंड देन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लेफ्ट साइड के एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके चले जाएगी। तो ये है इंटीरियर स्ट्रक्चर। देन हम देखते हैं जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? जैसे हमने देखे प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर
डक्ट एंड दी एल्वोलाई, जो हमने पहले देख ली है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर वही है। एंड लास्ट में आता है रेस्पिरेटरी यूनिट्स। रेस्पिरेटरी यूनिट के पेरेन्काइम ऑफ द लंग, जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन विच ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर सैक एंड द एल्वोलर वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट वो यूनिट होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो ये था आज का अपना चैप्टर, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली देखा है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीटली हमने देख लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग इसके अंदर कंप्लीटली कवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के लिए, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।